डियर स्टूडेंट, अब तक हमने इस चैप्टर में पदार्थों का गुण प्रत्याशा का अध्ययन किया था, जिसमें ठोस जो है वो प्रत्याशा गुण द्रव और गैस की तुलना में ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो बाकी के गुण थे शांता और पृष्ठ तनाव, उसको द्रव ज्यादा प्रदर्शित करता है। इसलिए हमने द्रव यांत्रिकी का अध्ययन किया था। द्रव यांत्रिकी के अध्ययन में हमने द्रव को आदर्श द्रव मान के पढ़ा था, और आदर्श द्रव का एक गुण होता है अशांत द्रव, जिसमें शांता नहीं होती है। अब ये शांता क्या है उसका हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, और इस चैप्टर में मान के चलेंगे कि जब जो द्रव है वो आदर्श द्रव नहीं है। ठीक है, अब शांता क्या है वो देखें जरा। शांता तरल द्रव व गैस का वह मौलिक गुण होता है जिससे यह दो सन्निकट परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। जब भी द्रव प्रवाहित होता है तो परतों के रूप में प्रवाहित होता है, ऐसे हमने धारा रेखीय प्रवाह में समझा था। जैसे मान लो ये कोई स्थिर सतह, ठोस सतह है, ग्राउंड लेवल है, जब इस पर द्रव प्रवाहित हो रहा है तो परतों के रूप में प्रवाहित होता है। वो परत जो द्रव इस ठोस सतह के संपर्क में होती है, उस पर ठोस जो घर्षण बल लगाता है वो प्रबल होने की वजह से इस परत का वेग बाकी परतों की तुलना में सबसे कम होता है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस परत का वेग नगण्य मान के चल सकता हूं बाकी परतों की तुलना में। और जैसे जैसे हम स्थिर सतह से दूरी पर जाएंगे वैसे वैसे वेग का मान, परतों के वेग का मान बढ़ता है। मान लो इस परत का वेग अगर v है तो इस परत का वेग v से ज्यादा माना जाएगा, v प्लस dv। मतलब ऐसा कह सकता हूं कि जब द्रव प्रवाहित होता है तो उनकी परतों के मध्य दूरी के साथ साथ वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात यहां वेग प्रवणता शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात, अगर दो परतों का वेग भिन्न भिन्न है तो उनके बीच में सापेक्ष गति हो रही है, और सापेक्ष गति के विरोध के गुण को शांता कहते हैं। मतलब नीचे वाली परत के सापेक्ष ऊपर वाली परत का वेग ज्यादा है, मतलब ये आगे की ओर विस्थापित हो रही है, तो नीचे वाली परत ऊपर वाली परत पर शान बल पीछे की ओर लगाएगी शांता के कारण। ठीक है, अब सुनिए इसको। जो सापेक्ष गति का विरोध हो रहा है, इसी गुण को शांता कहते हैं। यह तरल घर्षण या आंतरिक घर्षण होता है। बिल्कुल घर्षण ही है जो ठोसों में होता है, लेकिन द्रव में उसका नाम शांता कहा जाता है। वह आंतरिक स्पर्श रेखीय बल जो इस विरोध के उत्पन्न होने की वजह से होता है, जो सतहों के मध्य की सापेक्ष गति को अवमंदित करता है, शान बल कहलाता है, और द्रव के इस गुण को हम शांता कहते हैं। ठीक है, अब न्यूटन ने इस शांता के लिए एक नियम दिया था। वो नियम क्या, उसे समझे। मान लो एक क्षैतिज सतह है, इस पर द्रव प्रवाहित हो रहा है, और y दूरी पर जो परत है उसका वेग vx है, और y प्लस डेल्टा y दूरी पर जो परत है उस पर वेग vx प्लस डेल्टा y है। ठीक है, अब न्यूटन की गति के अनुसार, न्यूटन का शांता नियम के अनुसार इन दो परतों के मध्य जो सापेक्ष गति के विरोध की वजह से शान बल उत्पन्न होगा, उस शान बल को उसने क्या कहा था कि जो शान बल है वो परतों के मध्य जो संपर्क क्षेत्रफल आ रहा है उसके समानुपाती होगा। ऐसा क्यों? जितना ज्यादा संपर्क में आएगा उतने ही अणु भी ज्यादा संपर्क में आएंगे, उतने ही प्रबल बल, अंतराणुविक बल लगेगा। तो अणुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से जो बल लगेगा वो मान भी ज्यादा मिलेगा। दूसरा, ये शान बल जो है वो वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। वेग प्रवणता का मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर देखें dv, इन दोनों के मध्य जो है वो सापेक्ष गति है, यह सापेक्ष वेग है। जितना ज्यादा सापेक्ष वेग होगा उतना ही ज्यादा प्रबल बल लगेगा, सापेक्ष गति का विरोध भी उतना ही ज्यादा होगा, इतने बल भी ज्यादा लगेगा। इन दोनों को कंबाइंड रूप में लिखे हैं Fv समानुपाती a dv by dy, और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक गुणांक आता है ईटा। ईटा यहां पर द्रव के शांता गुण को प्रदर्शित करता है, जिसका नाम है शांता गुणांक। ईटा जो है वो शांता गुणांक के नाम से जाना जाता है, और ये माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि यहां पर सापेक्ष गति का विरोध हो रहा है, सापेक्ष गति का विरोध हो रहा है।
अब इस बात को समझे, नीचे वाली सतह के सापेक्ष, परत के सापेक्ष ऊपर वाली परत आगे की ओर जा रही है, इसलिए श्यान बल स्पर्श रेखीय पीछे की ओर लगेगा, और ऊपर वाली परत के सापेक्ष नीचे वाली परत का वेग कम है तो ये पीछे की ओर जा रही है, इसका स्लो चल रही है, तो ये नीचे वाले परत पर श्यान बल आगे की ओर स्पर्श रेखीय रूप से लगाएगा। ठीक है, अब ये बात समझना है हमें कि जो परतों के मध्य श्यान बल लग रहा है एक्चुअल में वो अंतराणिक बल ही है। तो श्यान बल प्रबल कब होगा? जब अंतराणिक बल स्ट्रांग होंगे। दैट मीन्स श्यानता उस द्रव का अधिक होगा जिसका अंतर आणविक बल ज्यादा होगा। अगर मैं द्रव में मालूं गैस और द्रव में, तो गैस और द्रव में किसकी श्यानता ज्यादा होगी, यह हमें अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि जिसका अंतराणिक बल प्रबल होगा उसकी श्यानता ज्यादा होगी, अर्थात ईटा जो है वो द्रव का ज्यादा होगा गुण किससे? गैस से, क्योंकि गैस का तो वैसे अंतराणिक बल नगण्य माना जाता है, तो द्रवों में श्यानता अधिक मानी जाती है किसकी तुलना में? गैसों की तुलना में, और गैसों में परत भी बहुत दूर दूर होती है। ठीक है, अच्छा आदर्श द्रव के लिए क्या कहेंगे? आदर्श द्रव में श्यानता गुण होता ही नहीं है, इसलिए आदर्श द्रव के लिए श्यानता की वैल्यू 0 मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट श्यानता गुणांक ईटा, वो यहां से लिखे हैं, ईटा की वैल्यू F/A dV/dy, तो ये उसका आ जाएगा फॉर्मूला F/A V/L। इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो अगर इन दोनों के अंदर जो सापेक्ष गति वो v है और इनकी बीच की दूरी l है, तो dV/dy को हमने V/L लिख दिया। अब ध्यान से समझे, ये F/A और V/L को हमने अपरूपण प्रतिबल और विकृति दर क्यों लिखा है, इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो ये दो परत है, ठीक है, और ऊपर वाली परत का जो वेग है वो v प्लस dv है और नीचे वाली परत का जो वेग है वो v है। इस हिसाब से जब कुछ समय पश्चात ऊपर वाली परत का विस्थापन नीचे वाली परत के विस्थापन के सापेक्ष कुछ ज्यादा होगा, तो मैं नीचे वाली परत को अगर मैं रोक लेता हूं तो ऊपर वाली परत थोड़ी सी विस्थापित हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से। ये इसका विस्थापन हो जाएगा, मान लो इसका विस्थापन हुआ dx और ये दूरी है dy। अब ध्यान से समझना, ये हमने बिल्कुल ऐसा पढ़ रखा है, कहां पढ़ रखा है, हमने इसको पढ़ा था प्रत्यास्था गुणांक के अंदर। कौन से प्रत्यास्था गुणांक के अंदर? इसमें आकृति में परिवर्तन होता है ना, दृढ़ता गुणांक के अंदर। यहां पर हमें एक कोण मिलता था जिसको हम अपरूपण विकृति कहते थे। बिल्कुल वैसा का वैसा है कि नीचे वाली परत के सापेक्ष ऊपर वाली परत का विस्थापित होने की वजह से यहाँ एक कोण टाइप का मिल रहा है। तो फाई की वैल्यू हमने वहां लिखी थी, फाई इक्वल टू dx विस्थापन बटे इनके बीच की दूरी dy। ठीक है, अब ध्यान से समझना, दोनों तरफ मैं समय के सापेक्ष भाग दे दूं dt समय का, तो आ जाएगा d∅/dt इक्वल टू, ये dt से डिवाइड करेंगे तो dx/dt dv बन जाएगा, dv/dy आ जाएगा, और ये dv/dy यही तो वेग प्रवणता है, और जो कि d∅/dt मतलब कि विकृति दर है, इसलिए मैंने v/L को विकृति दर लिखा है। और F/A जो है ये दाब भी होता है और प्रतिबल भी होता है। प्रतिबल के अंदर दो प्रकार के प्रतिबल थे, अभिलंब और स्पर्श रेखीय। ये अभिलंब नहीं है क्योंकि जो बल लग रहा है, ये श्यान बल जो लग रहा है वो स्पर्श रेखीय लगता है। स्पर्श रेखीय लगने की वजह से ये समांतर बल लगेगा, इसलिए F/A को हमने अपरूपण प्रतिबल बोला है। तो कई बार श्यानता गुणांक को हम अपरूपण प्रतिबल बटा विकृति दर भी बोला जा सकता है। मात्रक जो इसका SI मात्रक जो है वो अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल इंटू सेकेंड है, और जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उसके नाम पर पॉइजले और डेकापॉइस, इसको मैं अभी थोड़ी देर रुक के बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं, इसका जो फेमस है वो है CGS मात्रक, लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं SI में, इसलिए ध्यान रखना। फेमस इसका CGS मात्रक है, वो है डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर पॉइज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बार आपको जो वैल्यू होगी वो पॉइज में गिवन होगी, लेकिन मैं SI सिस्टम में कैलकुलेशन करते हैं इसलिए इनका कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। वो कन्वर्जन क्या है? 1 SI सिस्टम इज इक्वल टू 10 पॉइज, और 10 का प्रीफिक्स, 10 जो प्रीफिक्स होता है उसका वर्ड जो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स वो है डेका, तो ये डेका पॉइज है, इसलिए इसका नाम लिख दिया 1 डेका पॉइज इक्वल टू 10 पॉइज, और ये डेका पॉइज बन गई आपकी SI यूनिट, तो हमने यहां लिख दी डेका पॉइज।
तो जब भी आपको पॉइस गिवन हो और हम एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। और इसका जो डायमेंशन है ये बहुत ज्यादा फेमस है, m1 l-1 t-1, इसको आपको याद रखना है। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 3 मिलीमीटर मोटी ग्लिसरीन की एक परत एक बड़े पृष्ठ एवं 10⁻³ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक छोटे पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच स्थित है। दो पृष्ठ क्षेत्रफलों के बीच में ये परत, द्रव की परत स्थित है जो कि 3 मिलीमीटर मोटी है। कितने बल से छोटे पृष्ठ को खींचा जाए ताकि यह 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करे। अब जो छोटा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, छोटे पृष्ठ को, ये छोटा पृष्ठ है, ऊपर द्रव है, इसको मैं कितने वेग से खींचूं, कितने बल से खींचूं कि ये नियत वेग कितने 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने लग जाए। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नियत वेग से तब चलता है जिस पर कुल बल 0 होता है। तो इस पर एक और बल लग रहा है, वो द्रव का लग रहा है, वो पीछे की तरफ लग रहा है, और ये बल लग रहा है शान बल। अगर आरोपित बल शान बल के बराबर हो जाए तो ये 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने लग जाएगा। इसके लिए जो आरोपित बल है वो शान बल के बराबर होना चाहिए, F बराबर Fv, और Fv की वैल्यू हमारे पास में है ईटा a dv बाई dy। ईटा आपको दे रखा है शानता गुणांक 2 kg पर मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एरिया जिस क्षेत्रफल पर बल लग रहेगा वो है 10⁻³ छोटे पृष्ठ का, इंटू डीवी सापेक्ष वेग कितना होना चाहिए 12, और कितनी दूरी है इस पर वो है इसकी थिकनेस 3 मिलीमीटर, 3 गुणा 10⁻³ सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये 4 बार कैंसिल, 8 न्यूटन बल आरोपित करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक द्रव की परत की मोटाई आपको दी हुई है और पृष्ठ क्षेत्रफल भी दे रखा है। जब 10 ग्राम द्रव्यमान को चित्र अनुसार छोड़ा जाता है तो यह दाईं और 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चलना प्रारंभ करता है। द्रव का शांता गुणांक ज्ञात कीजिए। ये जो द्रव आपको दे रखा है, इस द्रव की आपको मोटाई दे रखी है और इस ब्लॉक का ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि भाई जैसे मैं इस 10 ग्राम को छोड़ूंगा तो ये जो ब्लॉक है वो नियत चाल से चलना प्रारंभ कर देता है। नियत चाल से चलने का मतलब है इस पर परिणामी बल 0 होना चाहिए। अब 10 ग्राम पर जो बल लग रहा है वो नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ तनाव बल लग रहा है। ब्लॉक पर आगे की तरफ तनाव बल लग रहा है, और अगर नियत चाल से चलना है ब्लॉक को तो ये जो द्रव इस पर पीछे की ओर, क्योंकि यहाँ पर सापेक्ष गति हो रही है तो पीछे की ओर जो शान बल लगाएगा, तनाव बल का मान शान बल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तनाव बल का मान शान बल के बराबर होना चाहिए, और ये नियत वेग से अगर ये चल रहा है तो रस्सी में ढीलापन नहीं आए तो ये भी उसी नियत वेग से चलेगा। नियत वेग से चलेगा तो इस t का मान mg के बराबर होना चाहिए। तो अब हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं कि जो तनाव बल है वो Fv के बराबर होना चाहिए ताकि ब्लॉक जो नियत चाल से चले, और हम जानते हैं कि तनाव बल का मान mg के बराबर होगा। अब सारी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, इसको सॉल्व करते आंसर आ जाएगा। और जो शान बल की वैल्यू आएगी द्रव की वजह से वो आएगी ईटा a v/l इक्वल टू mg। यहां से हमें ईटा ज्ञात करना है और सारी वैल्यू हमें सीजीएस में दे रखा है तो हम पॉइस में आसानी से निकाल लेंगे। तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर गुणा कर देते हैं, l मतलब हो गया ये थिकनेस जो कि दे रखी 0.02 मोटाई की, तो 0.02 गुणा m जो द्रव्यमान है इसका वो 10 दे रखा, 10 ग्राम दे रखा है, ग्राम में लिख देते हैं। g जो है 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये 1000 लिख देता हूं मैं, डिवाइड बाय a और v को नीचे भेजना है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो 10⁴, और चाल जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो ये 2 लिख दिया। ये 3 और 1 4, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 0.01 पॉइज सीजीएस में। और अगर ऐसा ही सिस्टम में पूछता है तो 10 से भाग देके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ए भुजा व रो घनत्व वाला एक घनाकार ब्लॉक नियत चाल v से एक स्थिर नत तल पर फिसल रहा है। ये स्थिर नत तल पर फिसल रहा है v चाल से, मतलब कि इस पर कुल परिणामी बल 0 है। ब्लॉक तथा नत तल के मध्य एक t मोटाई की पतली परत स्थित है द्रव की, तो मतलब इसके बीच में t मोटाई की एक पतली
परत स्थिर है, यहां पर एक टी मोटाई की पतली परत स्थिर है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये है परत जिसकी थिकनेस आपको टी दे रखी है, ये इसकी स्थिर सतह हो जाएगी और इसके ऊपर ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है और ये चल रहा है नीचे वी चाल से, ठीक है। अब इस पर नीचे की ओर जो बल लग रहा है वो है mg sin थीटा और पीछे की तरफ जो बल लग रहा है वो है विस्कस फोर्स या शान बल। दोनों का मान बराबर है इसलिए ये चाल नियत है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि शान बल का मान जो है वो mg sin थीटा के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए शानता गुणांक, अभी ज्ञात कर लेते हैं। ईटा ए v बाई एल साइन थीटा mg साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 37 डिग्री। अब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ईटा हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, ये जो ब्लॉक है वो घनाकार ब्लॉक है और घनाकार ब्लॉक का जो एक फलक का क्षेत्रफल होगा वर्गाकार होगा वो भुजा स्क्वायर होगा। भुजा आपको दे रखा ए तो हो जाएगा ए स्क्वायर, वेग इसका v और ये जो थिकनेस है इसकी परत की थिकनेस जो है मोटाई जो है वो t है, डिवाइड बाय टी इक्वल टू द्रव्यमान ब्लॉक का द्रव्यमान घनत्व गुणा वॉल्यूम ए क्यूब जी साइन 37 का मान होता है 3/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। आपको ईटा चाहिए तो यहाँ से ईटा की वैल्यू आ जाएगी, टी को उधर भेज देते हैं, वी को नीचे भेज देते हैं तो आ जाएगा 3 रो ए जी टी अपॉन 5v आंसर। अब हमारा जो इसमें टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टोक का नियम तथा सीमांत वेग। स्टोक का नियम क्या कहता है, यदि एक r त्रिज्या का एक छोटा गोला किसी समांगी माध्यम द्रव या गैस में जिसका शांता गुणांक ईटा है में स्वतंत्रता पूर्वक वेग v से गिर रहा है तो उस पर जो समांगी माध्यम जो द्रव गैस जो शान बल लगाएंगे उस शान बल का मान 6 पाई ईटा आर वी होता है। इसे स्टोक का नियम कहते हैं। ऐसा मैं कह सकता हूं, मान लो ये द्रव या गैस का माध्यम है, इसमें एक ठोस वस्तु गोला ये नीचे गिर रहा है, v चाल से नीचे गिर रहा है, v वेग से नीचे गिर रहा है, तो द्रव के सापेक्ष या गैस के सापेक्ष ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इस पर जो शान बल लगेगा ऊपर की तरफ शान बल, वो शान बल का मान 6 पाई ईटा आर वी है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ गोलाकार वस्तु पर ही लग सकता है, लेकिन ये जो नियम है ये किसी पर भी हम लागू कर सकते हैं। नियम क्या है कि जो विस्कस फोर्स है शान बल है वो ईटा पर निर्भर करता है, मतलब द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। आर मतलब इस गोले के आकार पर निर्भर करता है और जो v है सापेक्ष वेग, द्रव के सापेक्ष जो इस ठोस गोले का वेग है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब सीमांत वेग क्या होता है वो ध्यान से सुनो। अगर किसी वस्तु को द्रव में छोड़ा जाएगा तो उस पर एक्चुअल में कौन कौन से बल लग रहेंगे, एक तो mg लग रहा होगा और द्रव की वजह से इस पर एक उत्प्लावन बल भी लग रहा होगा। अब मान लो विस्कस फोर्स नहीं होता, शान बल नहीं होता तो W-T से नियत त्वरण से नीचे की ओर गिर रहा होता। तो शान बल क्या काम कर रहा है, शान बल इसके जो नीचे की तरफ त्वरित वेग से ये नीचे की तरफ जा रहा है या त्वरण से नीचे की तरफ जा रहा है उसको कंट्रोल करता है और एक समय ऐसा आएगा शान बल का मान इतना हो जाएगा कि भाई ये इस mg और th को प्रति संतुलित कर लेगा और अब उसके पश्चात ये गोला नियत वेग से नीचे की ओर गति करता है। उसी वेग को सीमांत वेग कहते हैं। इसको डिटेल में मैं इसके जस्ट बाद पढ़ाऊंगा। पहले सीमांत वेग क्या है इसको समझ लेते हैं। जब किसी द्रव में एक ठोस गोला गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है तो इसका त्वरित वेग द्रव के शान बल से नियंत्रित होता है। इस स्थिति में गोले द्वारा प्राप्त किया गया नियत वेग को सीमांत वेग कहा जाता है। इसको हम vt से प्रदर्शित करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो इसके अंदर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं या इसका क्या कंसेप्ट है उसको देखें जरा। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, ये एक रो घनत्व का गोला है, इस पर बल एक W लग रहा है नीचे की तरफ mg, m इंटू जी, m को मैं रो इंटू वी लिख सकता हूं और इसका घनत्व रो है और इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है। ऊपर की तरफ th बल, अब थ्रस्ट बल, उत्प्लावन बल लग रहा है जो ये द्रव या गैस लगा रहा है और इसका घनत्व रो है तो 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, और एक बल लगेगा ऊपर शान बल Fv 6 पाई ईटा आर वी।
ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें मैं इसको एक केस वाइज ले रहा हूं। कैसे कि मान के चल रहा हूं मैं सबसे पहले कि जो वस्तु है, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और ये द्रव ले लिया, इसके अंदर वस्तु को हमने जैसे ही छोड़ा, प्रारंभ में उसका वेग 0 है, प्रारंभ में जैसे छोड़ा रिलीज किया है, प्रारंभ में उसका वेग 0 है, तो उस पर बल लगेगा mg और ऊपर बल लगेगा अपथ्रस्ट, श्यान बल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभी इसका वेग 0 है, तो द्रव के सापेक्ष में कोई भी सापेक्ष गति नहीं है, इसलिए श्यान बल नहीं लगेगा। लेकिन W का मान TH से ज्यादा है, ये कैसे मालूम पड़ा? इस वजह से अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है तो वो हमेशा डूबता है, सिंक करता है। उसका कारण है W का मान यहाँ TH से ज्यादा होता है, इसलिए नीचे की तरफ जैसे ही त्वरित होगा वेग प्राप्त कर लेगा। नीचे की तरफ इसने वेग प्राप्त कर लिया, वेग प्राप्त करने की वजह से ये ठोस गोला द्रव के सापेक्ष नीचे की ओर गति कर रहा है। इसका विरोध उत्पन्न करने के लिए ये जो द्रव है इस वस्तु पर ऊपर की तरफ श्यान बल आरोपित करेगा। श्यान बल की वैल्यू होगी 6 पाई ईटा RV। ठीक है, अब ध्यान से सुना, Fe के ऊपर लगने पर, Fe इतना ज्यादा भी नहीं होगा स्टार्टिंग में क्योंकि वेग बहुत कम मिलेगा, तो ये Fe का मान ऊपर इतना मिलता है कि ये विरोध कर रहा है। तो Fe और TH मिलकर अभी भी W से कम होगा, लेकिन परिणामी बल हमें कहां मिलेगा? नीचे की ओर। और ये परिणामी बल नीचे की ओर है, वेग भी नीचे की ओर, इसलिए वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ेगा तो Fv बढ़ेगा, Fv बढ़ेगा तो विरोध बढ़ेगा और F नेट कुल परिणामी बल जो नीचे की ओर लग रहा है वो कम होगा। परिणामी बल कम है लेकिन दिशा इसके भी नीचे की ओर है, तो ये V को फिर से बढ़ाएगा, V बढ़ेगा, Fv बढ़ेगा, परिणामी बल और कम होगा, और ये प्रोसेस निरंतर चलता रहेगा जब तक कि F नेट का मान घटते घटते 0 नहीं हो जाए। और जैसे ही F नेट का मान 0 हो गया, ये वेग भी नियत हो जाएगा। वेग नियत हो जाएगा तो ये Fv भी नियत हो जाएगा, और Fv नियत हो जाएगा तो अब परिणामी बल को कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, अर्थात V नियत वेग से नीचे की ओर गति करेगा। वापस इसको रिपीट करूं, ढंग से सुन लिए। सबसे पहले हमने क्या काम किया? इसको छोड़ा तो उसका प्रारंभिक वेग 0, इस पर 2 ही बल लगेंगे उस समय पर, W और TH। W TH से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसका घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है, तो ये नीचे की ओर वेग प्राप्त करता है, परिणामी बल प्राप्त करता है, जिससे सापेक्ष गति आएगी और द्रव उस पर ऊपर की तरफ श्यान बल लगाएगा। ये श्यान बल का, इस श्यान बल का काम सिर्फ इतना है कि ये कुल परिणामी बल को नियंत्रित करता है, कम करने की कोशिश करता है। तो कुल परिणामी बल जो नीचे की ओर लग रहा है उसको कम करेगा, लेकिन रहेगा नीचे की तरफ, इसलिए वेग का मान स्टार्टिंग में बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा तो Fv बढ़ेगा, Fv बढ़ेगा तो परिणामी बल को और कम करेगा, लेकिन रहेगा नीचे की ओर। वेग फिर से बढ़ेगा, Fv बढ़ेगा, परिणामी बल घटते घटते 0 हो जाएगा, उस समय वेग नियत हो जाएगा, उस समय Fv भी परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात परिणामी बल इस वस्तु पर 0 ही रहेगा। उस समय जो वेग प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं सीमांत वेग, और ये उसका डायग्राम है। सीमांत वेग के केस में Fv जब यहां होगा तो ये Vt लिखा जाएगा सीमांत वेग के केस में, अदरवाइज इसको हम V लिखते हैं, इसको हम सापेक्ष वेग कहते हैं। ठीक है, अभी साम्य अवस्था में क्या होगा? अगर वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है, उस केस में V परिणामी बल इस पर 0 कर देते हैं, F परिणामी ये 0 हो जाएगा। कौन कौन किस किस को बैलेंस करेगा? जो Fv और TH है वो W को बैलेंस करेगा, मतलब कि Fv की वैल्यू आ जाएगी W माइनस TH। इसको हम आभासी भार भी कहते हैं, और जिसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? W। मैंने बताया था आपको 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो सॉलिड, और लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा है और सॉलिड की डेंसिटी यहाँ पर रो है। तो ये इसको हम सिर्फ दिमाग में रखेंगे, ये हमारे अभी काम नहीं आएगा, किसी किसी प्रश्न में काम आ सकता है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसका यहाँ पर सीमांत वेग का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। Fv की वैल्यू 6 पाई ईटा RVT, W हो जाएगा mg, mg की वैल्यू दे रखी है 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। अब थ्रस्ट फोर्स के वैल्यू ऊपर लिख रखा है 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम इनसाइड, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा इंटू जी।
इसको सॉल्व करोगे तो VT मिलेगा आपको 2/9 रो माइनस सिग्मा R² अपॉन ईटा। ये सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अगर हम इस द्रव के इस ठोस के आकार को बदलें, सिर्फ आकार को बदले, बाकी सब चीज सेम रहे, उस केस में VT समानुपाती R² आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ ठोस को बदल रहा हूं, ठोस के आकार को बदल रहा हूं, बाकी सबको नियत रख रहा हूं, तो VT समानुपाती R², ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं इस ठोस के घनत्व को परिवर्तित करूं, आकार को परिवर्तित नहीं करके सिर्फ घनत्व को परिवर्तित करूं, तो रो चेंज होगा, लेकिन ये पद पूरा का पूरा आएगा। और अगर मैं द्रव चेंज कर रहा हूं, तो सिग्मा भी चेंज होगा और ईटा भी चेंज होगा, तब भी ये पद पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, इस पर प्रश्न जैसे हम करेंगे तो उस पर हमें समझ में आएगा कि इस पर क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये जो हमने पूरी घटना बताई थी कि प्रारंभ में वेग 0 है, फिर वेग बढ़ता है और फिर नियत हो जाता है, इसको हम ग्राफ में लिख रहे हैं कि प्रारंभ में वेग का मान बढ़ता है, 0 से बढ़ेगा और लास्ट में जाकर इसका वेग नियत हो जाएगा और नियत मान जो होगा वो सीमांत वेग कहलाता है ना। ये हमने तब देखा था जब रो का मान सिग्मा से ज्यादा है, उस समय ये नीचे की ओर जाएगा। मान लो अगर घनत्व कम है द्रव के घनत्व से, तो ये नीचे तो जा नहीं सकता। उस केस में क्या होता है कि इसको हम जबरदस्ती नीचे की ओर ले जाएंगे और फिर छोड़ेंगे, तब ये ऊपर की ओर आना स्टार्ट आएगा और सीमांत वेग प्राप्त करेगा। उस केस में सिर्फ क्या होगा, ये Fe की दिशा नीचे आ जाएगी क्योंकि ऊपर की तरफ आएगा और Fe की दिशा नीचे की तरफ जाएगी। ये सारी चीज वही की वही रहेगी, सिर्फ Fe की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो मतलब अब Fe W के साथ जुड़ के TH को बैलेंस करेगा और यहां पर सिग्मा माइनस रो आ जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये सीमांत वेग ये वेग है बॉल का और ये समय अथवा दूरी, उसके साथ में ग्राफ रो 0 से बढ़ेगा और कांस्टेंट की तरफ जाएगा। बिल्कुल ये चाहे घनत्व इसका द्रव से ज्यादा हो या कम हो, ग्राफ सेम टू सेम आएगा ये वाला। ठीक, स्टोक्स के नियम के कुछ अनुप्रयोग। वर्षा की बूंदों का वेग बादलों की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड के वेग से बहुत कम होना। जो बारिश की बूंदे हैं है ना, वो काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ आती है। अगर उसी ऊंचाई से अगर हम कोई पत्थर छोड़ा दिया जाए और वो नीचे आए, शान बल नहीं लेके चल रहे, नीचे आए, तो बहुत तीव्र गति से आएगा, क्योंकि जो वेग होता है वो वेग √2gh के बराबर होता है जब हम शान बल नहीं लेते। इस h का मान अगर ज्यादा है तो वेग बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन बारिश की बूंदें जब हमारे सिर पर पड़ती है तो इतनी तेज हमें वेग महसूस नहीं होता। इसका कारण क्या है कि जैसे बूंदें नीचे आती है, शान बल के कारण, वायुमंडल के शान बल के कारण वो एक नियत वेग प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसका वेग बढ़ता नहीं है। तो नियत वेग प्राप्त होने की वजह से उसका वेग कम ही रहता है और जो हम पर हानि नहीं पहुंचाता है। बिल्कुल पैराशूट द्वारा कम वेग से उतरना, जब पैराशूट से जब बंदा उतरता है तो उस पर शान बल की वजह से वो नियत वेग से नीचे उतरता है। अदरवाइज अगर नियत शान बल नहीं हो, वेग बढ़ता रहे, तो जमीन पर जब आएगा वो बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो सकती है, टकरा सकता है, बहुत ज्यादा वेग से टकरा सकता है, उसको हानि पहुंच सकती है। इसलिए पैराशूट से जब नीचे उतरता है वो नियत वेग से उतरता है ताकि उसको हानि पहुंचे नहीं। प्रश्न देखिए इस सीमांत वेग पे, समान पदार्थ अगर समान है, ठीक है, तो उसका मतलब उनका घनत्व भी समान होगा। से बनी दो गेंदों का द्रव्यमान आपको दे रखा है m और 8m, इनके सीमांत वेग का समान द्रव के अंदर अनुपात क्या होगा। अगर द्रव समान है तो जो मैंने आपको VT का फॉर्मूला बताया था 2/9 रो माइनस सिग्मा R² अपॉन ईटा। पदार्थ समान है, इसका मतलब पदार्थ का घनत्व दोनों के लिए समान है। द्रव समान है तो इसका मतलब सिग्मा और रो भी समान है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। द्रव्यमान अलग अलग है, पदार्थ समान है, इसका मतलब उसके आकार आयतन अलग अलग होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि VT डायरेक्टली समानुपाती R² हो जाएगा। अब R आपको नहीं दे रखा, द्रव्यमान दे रखा, कोई बात नहीं। ठोस गोला के लिए m समानुपाती R³ होता है, आयतन 4/3 पाई R³, तो m समानुपाती R³, तो R समानुपाती m की पावर 1/3 हो जाएगा। सो R1/R2 इज इक्वल टू m1/m2 की पावर 1/3, और यहां द्रव्यमान आपको दे रखा है m और 8m, तो m अपॉन 8m की पावर 1/3, सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। और इसको जब यहां रखेंगे VT1 अपॉन VT2
इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। R1 बाई R2 की वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा उनके सीमांत वेग का समान द्रव में अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न, एक शांत द्रव जिसका घनत्व आपको दे रखा है, मैं सोने के एक गोले जिसका घनत्व भी दे रखा है का सीमांत वेग दे रखा है, ठीक है। तो समान आकार के, आकार समान है इसका मतलब R गायब हो जाएगा। तांबे के एक गोले का समान द्रव में सीमांत वेग क्या होगा, मतलब द्रव भी समान है, मतलब Vt जो है समानुपाती, सिर्फ इसमें रो चेंज हो रहा है लेकिन वो रो माइनस के साथ में सिग्मा के साथ में, इसलिए पूरा एक साथ आएगा। इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ रो नहीं लिखोगे, रो माइनस सिग्मा पूरा लिखेंगे। अब Vt1 अपॉन Vt2 इक्वल टू रो1 माइनस सिग्मा अपॉन रो2 माइनस सिग्मा। सारी वैल्यू गिवन है, रखना है, सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। Vt1 मान लेते हैं हम, कितना देर का यहाँ पर 0.4 मीटर प्रति सेकेंड। Vt2 हमें ज्ञात करना है इक्वल टू, पहले ठोस था सोना जिसका घनत्व था 13, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात में कैंसिल आउट हो जाएगा। सिग्मा दे रखा आपको, द्रव का घनत्व 3 माइनस, अब जो द्रव है वो 8 का है, 8 माइनस 3 यह जगह 10/5 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Vt2 की वैल्यू आ जाएगी 0.4/2 0.2 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर। अगला प्रश्न, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के एक द्रव में इतनी त्रिज्या का एक हवा का बुलबुला की स्थिर दर से ऊपर उठ रहा है, ठीक है। बुलबुला जो ऊपर उठ रहा है, तो बुलबुला जो हो गया वो एक गोलाकार वस्तु की भांति कार्य कर रहा है। वायु के घनत्व की उपेक्षा करें, मतलब वायु का घनत्व नहीं है, बुलबुला जो है इस प्रकार का डायग्राम है, ये द्रव है और ये बुलबुला है। ये बुलबुला जो गोलाकार है ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है, और इसका घनत्व हम नगण्य मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जो Vt है उसका फॉर्मूला लिखा था हमने 2/9 रो माइनस सिग्मा R² G अपॉन ईटा। मैंने कहा था जब भी वस्तु ऊपर उठ रही होगी उस समय द्रव का घनत्व ज्यादा होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा माइनस रो लिख देते हैं यहाँ पे, सिग्मा माइनस रो। अब रो ठोस का था लेकिन यहाँ पर ठोस नहीं, यहाँ पर हवा का बुलबुला है, रो एयर लिखा जाएगा, और जिसकी घनत्व की हमें उपेक्षा करनी तो हटा दो उसको। तो Vt इक्वल टू आ जाएगा 2/9 सिग्मा इंटू R² G अपॉन ईटा। आपसे पूछा है शांता गुणा का मान, मतलब बाकी मान दे रखे हैं आपको। वेग देखा 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, इसमें हम सेंटीमीटर मतलब सीजीएस में रख लेते हैं ताकि शांता गुणांक पॉइस में आ जाएगा। Vt का मान है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो आ जाएगा 2/10 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2/9 सिग्मा जो है, सिग्मा मतलब द्रव का घनत्व, वो आपको देगा 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 1.5 आ जाएगा, गुणा R² त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर, G की वैल्यू 1000, ईटा हमें ज्ञात करना है। तो यहां से ईटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.5 गुणा 2 गुणा 1000 अपॉन 0.2 और 9, 0.2 एंड 9, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यह जाएगा 5/3, 5/3 आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻³ पॉइस सीजीएस के अंदर। अगला प्रश्न, समान आकार की 64 गोलाकार वर्षा की बूंदें हवा में 10 मीटर प्रति सेकंड के सीमांत वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है। बूंदें गिर रही बहुत सारी, यदि यह बूंदें आपस में मिलकर बड़ी गोलाकार बूंद बना लेती है, मतलब कि छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना रही है, तो बड़ी बूंद का सीमांत वेग क्या होगा। पदार्थ चेंज नहीं हुआ है और नहीं आपका जिसमें ये गिर रही है हवा वो चेंज नहीं हुआ, मतलब Vt के अंदर जो फॉर्मूला है 2/9 रो माइनस सिग्मा R² G अपॉन ईटा, ना तो ईटा चेंज हुआ, ना सिग्मा चेंज हुआ, ना रो चेंज हुआ, G चेंज हुआ ही नहीं, R चेंज होगा क्योंकि आकृति चेंज हुई है, तो Vt समानुपाती R²। अब 64 बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है, तो इसमें आयतन चेंज नहीं होता, आयतन नियत रहता है, और हम जानते हैं जब बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो एक रिलेशन आता है, कैपिटल R इक्वल टू
n की पावर 1/3 स्मॉल r, ये आयतन नियत करने से मिलता है जहां n बूंदों की संख्या है और n दे रखा आपको 64, तो बड़ी बूंद का जो त्रिज्या होगी वो 64 की पावर 1/3 गुना होगी छोटी बूंद की त्रिज्या से, मतलब कि 4 गुना प्राप्त होगी। अगर त्रिज्या 4 गुना प्राप्त होगी तो सीमांत वेग जो है वो 16 गुना प्राप्त होगा पहले वाले सीमांत वेग से, मतलब कि 10 से, मतलब आपको मिलेगा 160 मीटर प्रति सेकंड। अब जो बड़ी बूंद की जो सीमांत वेग होगा वो 160 मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, एक द्रव में नियत वेग से एक गेंद सतह तक उड़ती है, ठीक है, नियत वेग से सतह तक उड़ती है, इसका घनत्व गेंद के पदार्थ के घनत्व से 6 गुना है। अच्छा ठीक है, द्रव का जो घनत्व है, द्रव का घनत्व वो पदार्थ के घनत्व का 6 गुना है, ठीक। उड़ती हुई गेंद पर लगने वाला घर्षण बल मतलब कि शान बल और उसके भार का अनुपात ज्ञात करो। मतलब ये जो गेंद है ये ऊपर की ओर उठ रही है, द्रव में ऊपर की तरफ उठ रही है, v वेग इसका ऊपर की तरफ है, ठीक है। इस पर w नीचे की तरफ लगेगा, th ऊपर की तरफ लगेगा, उठ ऊपर की तरफ रही है, इसका मतलब शान बल जो है नीचे की तरफ रहेगा और प्रति संतुलित है, शांता है, नियत वेग से ऊपर उठ रही है, तो ये सब बैलेंस होगा। मतलब जो th है वो fv और w को बैलेंस करेगा, ठीक। हमें चाहिए fv और w का अनुपात, तो पूरे समीकरण को w से विभाजित कर देते हैं, तो th अपॉन w दिस इज इक्वल टू fv अपॉन w प्लस 1। हमें यही ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, 1 को इधर भेज देंगे और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। th घनत्व किसका है, द्रव का, आयतन v, g अपॉन ठोस का भार, तो w रो उसका घनत्व v g माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ई बाई डब्ल्यू। vg से vg कैंसिल, रो की वैल्यू 6 गुना है तो इसके जगह 6 रो रखूंगा तो रो से रो कैंसिल, 6 आ जाएगा, 6 माइनस 1 5, 5:1 ये हो जाएगा। इसमें एक और प्रश्न बन सकता है कि अगर ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से 6 गुना हो तो वो नीचे की तरफ आएगा, उस केस में Fe ऊपर की तरफ लगेगा, तो अब यहां पे क्या आएगा, W इज इक्वल टू Fe प्लस TH, और यही प्रश्न वापस पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक छोटा सा गोला जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम तथा घनत्व आपको दे रखा है, कोई ग्लिसरीन से भरे जार में स्वतंत्र रूप गिराया जाता है तो ग्लिसरीन का घनत्व इतना दे रखा है। जब गोला सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है उस समय कार्यरत शान बल होगा। आपको शान बल ज्ञात करना है तो शान बल निकाल सकते हैं आराम से, कब, जब आपका सीमांत वेग प्राप्त कर चुका हो तो उसमें सब बैलेंस होगा, तो Fv प्लस TH इज इक्वल टू W आएगा और Fv का मान हम जानते हैं W माइनस TH प्राप्त होगा। अब W और TH के लिए आपको कहीं भी आयतन के बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, मतलब मैं इनको आयतन के रूप में नहीं लिख सकते। फिर मैंने आपको इसका तरीका बताया था, W आभासी भार है, 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस, ये हमने लिखा था। सारी वैल्यू गिवन इसमें रख सकते हैं। भार उसका आपको दे रखा 2 किलोग्राम, तो 2 इंटू 10, 1 माइनस पानी, द्रव का घनत्व आपको दे रखा, ग्लिसरीन घनत्व 3 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब और वस्तु घनत्व 5 ग्राम है, तो ये 5 आ गया, तो 1 माइनस 3/5 2/5 और उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 8 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है रेनॉल्ड्स अंक। रेनॉल्ड्स अंक क्या काम करता है कि द्रव का प्रवाह किस प्रकार का है, धारा रेखीय है, विक्षुब्ध है, किस प्रकार का है, वो प्रकार रेनॉल्ड्स अंक ये परिभाषित करता है। कैसे, द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध होगा या धारा रेखीय, ये एक विमाहीन अंक द्वारा दिया जाता है। इस अंक को रेनॉल्ड्स अंक कहते हैं। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, जड़त्वीय बल अपॉन शान बल। वैल्यू रखेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है रो वी डी अपॉन ईटा। मान लो एक नली में द्रव प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो इसका द्रव का प्रवाह कैसा है उसके लिए हम रेनॉल्ड्स नंबर निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है रो वी डी अपॉन ईटा। रो है जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व, वी उसका वेग, डी नली का व्यास और ईटा शांता गुणांक, वो हमने यहां लिख रखा है। जहां रो उस तरल का घनत्व है जिसकी शांता ईटा है, वी तरल के प्रवाह की चाल तथा डी
तरल प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा मतलब कि नली अथवा सीमा की विमा है, अर्थात वस्तु या नली का व्यास मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन लंबाई है, अनुप्रस्थ काट की लंबाई जो है वो उसको हम डी बताते हैं। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर हमें रेनॉल्ड्स नंबर मिलता है जिससे हम प्रवाह बताते हैं। कैसे वो सुनिए अब। यद्यपि आरी धारा रेखीय तथा विशुद्ध प्रवाह के लिए कोई निश्चित सीमांकन नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाणिक तथ्य निम्न प्रकार से, मतलब एक आइडिया ये बोल सकते हैं कि इस बेसिस पर हम बता सकते हैं। प्रवाह का प्रकार क्या है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम मिलता है तो धारा रेखीय, और 2000 से ज्यादा मिलता है तो विशुद्ध, और उनके बीच में मिलता है तो वो मध्यवर्ती बोल सकते हैं, या धारा रेखीय या विशुद्ध बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब धारा रेखीय प्रवाह के लिए आरई का मान कम होना चाहिए और विशुद्ध के लिए आरई का मान ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर वेग का मान बढ़ेगा तो आरई का मान बढ़ेगा। मतलब प्रवाह अगर बहुत तेजी से हो रहा है तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता है, मतलब प्रवाह विशुद्ध क्यों हो जाता है, ऐसा हमने पहले भी समझा था। जब तूफान आता है उस समय पानी का प्रवाह बढ़ जाता है तो वो विशुद्ध कहलाता है। अगर कोई पानी शांत तरीके से प्रवाहित होता है तो वो धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रवाह की चाल बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो धारा रेखीय से विशुद्ध की तरफ जाता है, और एक ऐसी निश्चित चाल जिसमें वो धारा रेखीय से विशुद्ध में कन्वर्ट हो जाता है उस चाल को हम क्रांतिक चाल कहते हैं। जैसे प्रवाह की चाल बढ़ाते हैं एक निश्चित चाल पर धारा रेखीय प्रवाह विशुद्ध प्रवाह में बदल जाता है, इसी चाल को क्रांतिक चाल कहते हैं। कम घनत्व तथा अधिक श्यानता, अगर घनत्व का मान कम होगा श्यानता का मान ज्यादा होगा तो रेनॉल्ड्स संख्या भी कम होगी, मतलब प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह रहेगा। अधिक शांत द्रवों में धारा रेखीय प्रवाह की संभावना अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है द्रवों की शांता की निर्भरता। जो शांता है वो किस प्रकार से निर्भर करती है चीजों पर, उसे हमें समझते हैं। जैसे मैं बात करूं द्रव और गैस की, तो इनकी शांता जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, उसमें पहला पॉइंट आता है ताप और दूसरा पॉइंट दाब। ठीक है, जैसे गैसों से स्टार्ट करें, गैसों का आसंजक बल, ये अंतराणिक बल दो प्रकार के होते हैं, आसंजक और ससंजक। आसंजक मतलब भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य अंतराणिक बल, और ससंजक होते हैं समान प्रकार के अणुओं के मध्य अंतराणिक बल। तो अगर मैं गैसों की बात करूं तो गैसों पर अंतराणिक बल नगण्य होते हैं, तो उनका प्रभाव भी उस पर नगण्य होता है। ताप जैसी मैं बढ़ाता हूं गैसों के अंदर, तो गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो टक्करें होती है ताप बढ़ाने की वजह से, वो अल्प समय में बढ़ जाती है। उनके बीच में जो कांटेक्ट टाइम होगा वो बहुत कम टाइम हो जाता है, और उनके बीच में टक्करें बढ़ जाती है, उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, कम समय में टक्कर होने लग जाती है, जिससे क्या होता है उनके बीच में जो बल लगता है वो बल का मान बढ़ जाता है। सापेक्ष गति के विरोध करने का बल का मान बढ़ जाएगा, शांता बढ़ जाएगी। तो गैसों के अंदर अगर मैं ताप बढ़ाता हूं तो शांता का मान बढ़ता है। अब मैं द्रव की बात करूं, द्रव में भी ये प्रोसेस होता है, लेकिन द्रव में एक और चीज आती है, वो है अंतराणिक बल, जो द्रव में गैसों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होता है। तो ताप बढ़ाने पर ससंजक बल की जो वैल्यू है, ससंजक बल अंतराणिक बल का मान घटता है। अंतराणिक बल का मान अगर घटेगा तो क्या होगा कि उसके विरोध करने का गुण कम होगा। गैसों में सिर्फ और सिर्फ क्या काम हो रहा है, आपके जो विरोध करने का गुण है वो बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर शांता बढ़ जाती है। द्रव में ये प्रोसेस भी होगा और ससंजक बल का मान घटता भी है, दोनों है। तो इसमें जो मेन प्रोसेस है, मतलब इन दोनों की वजह से जो इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा वो ससंजक बल का मिलता है। इसलिए ताप बढ़ाने पर द्रव में शांता घटती है जबकि गैसों में शांता बढ़ती है। जब ताप बढ़ाते हैं तो द्रव के अणुओं के मध्य ससंजक बल का मान घटता है, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा द्रव के अंदर। इस प्रकार ताप बढ़ाने पर द्रव की शांता घटती है। गैसों में शांता एक गतिशील परत से दूसरी गतिशील परत के मध्य गैस के अणुओं के विसरण के कारण होती है, विसरण के कारण होती है। ताप बढ़ाने पर विसरण बढ़ता है, इसलिए शांता भी बढ़ती है। और यहां पर जो शांता कह सकते हैं या जो वेग बोल सकते हैं वो समानुपाती रूट टी क्या आती है। इस प्रकार ताप बढ़ाने पर गैसों में शांता बढ़ती है। तो ये था ताप का प्रभाव। अब दाब के प्रभाव की बात करें तो दाब का शांता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
दाब बढ़ाओगे तो शांता में कोई इफेक्ट नहीं आता है, गैसों में तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन हाँ, द्रव में ये है कि द्रव असंपीड्य होते हैं, तो अगर मुझे उस पर गैस द्रव पर मैं बहुत ज्यादा दबाव लगा दूं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर दबाव लगा देता हूं, तो गैसों के अणु हल्के से पास पास आ जाते हैं, जिससे सहसंयोजक बल का मान बढ़ जाता है, तो शांता बढ़ जाती है। तो गैसों में शांता पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, द्रवों में आ सकता है लेकिन सिंपल दाब पे नहीं, अधिकतम दाब पे। ये एक्सट्रीम लेवल का होता है, अधिकतम दाब पर गैसों में शांता बढ़ती है, द्रवों में शांता बढ़ती है, लेकिन गैसों पर शांता का दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तो था द्रवों की शांता की निर्भरता। अब इसमें एक और है, केश नली में नियत प्रवाह। अगर हम एक केश नली ले ले, केश नली होती बहुत पतली नली का, बहुत ही ज्यादा पतली नली का, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे प्रश्न तनाव के अंदर। जब इसमें नियत प्रवाह होता है ना, नियत प्रवाह होता है, तो उस प्रवाह की दर हमें ज्ञात करनी है। हमें शांता गुणांक भी दे रखा है इसके अंदर। एक हमने नियत प्रवाह निकाली थी Q इक्वल टू A/V, है ना, और एक हम यहां किसी नलिका में बता रहे हैं, वो देखो क्या है, केश नलिका में एक समान रूप से बहता हुआ द्रव जिसका शांता गुणांक ईटा है, जब L लंबाई तथा R त्रिज्या की केश नलिके से दाबांतर, यहां दाबांतर P है, दोनों सिरों के मध्य दाबांतर P है, से बहता हुआ गुजरता है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन, मतलब कि आयतन प्रवाह की दर Q dV/dt, ये दिया था पॉइजलर ने, पाई P R⁴/8 ईटा L, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर जो प्रवाह की दर है वो दाबांतर के समानुपाती है, त्रिज्या के समानुपाती है इसकी, और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, और ईटा द्रव की प्रकृति पर व्युत्क्रमानुपाती है। पॉइजलर के सूत्र की सहायता से किसी भी द्रव का शांता गुणांक ज्ञात किया जाता है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला किसी भी द्रव के शांता गुणांक ज्ञात करने के लिए यूज में आता है। अब यहां देखो प्रश्न क्या बनता है, ये बिल्कुल प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के समान है। जब दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनमें धारा समान जाती है, और यहां जो हमारे लिए धारा का वर्ड यूज कर रहे हैं वो धारा है आयतन प्रवाह की दर। अगर मैं दो ट्यूब जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ दूं ऐसे, तो इसमें जो द्रव प्रवाह की दर है इसमें और इसमें समान होगी। बस ये कंसेप्ट आपको समझना था, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस पर प्रश्न कैसे आते हैं वो आपको बताते हैं। अभी कोई द्रव दो श्रेणी क्रम में जुड़ी केश नलियों में प्रवाहित हो रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, इसका मतलब प्रवाह दर दोनों के अंदर समान होगा, Q1 = Q2 होगा, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R और 2R तथा लंबाई L और 2L है। तो पहली और दूसरी केश नली के मध्य दाबांतर का अनुपात ज्ञात करो। अगर दोनों का Q सेम दे रखा, Q दोनों के लिए नियत है, समान है, तो Q का फॉर्मूला पाई P R⁴/8 ईटा L। अब ध्यान से सुनना, दोनों श्रेणी क्रम में है तो Q नियत है, और समान द्रव जा रहा है तो ईटा भी दोनों के लिए सेम होगा। दाबांतर R और L ये तीनों अलग अलग है, कांस्टेंट बोल सकता हूं इसको। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं P R⁴/L ये कांस्टेंट है। तो मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं P समानुपाती L/R⁴। तो दाबांतर का अनुपात अगर मैं निकालना है P1/P2, तो लंबाई की समानुपाती, तो लंबाई का अनुपात हो जाएगा L/2L 1:2, और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती वाला है तो त्रिज्या का अनुपात उल्टा हो जाएगा 2:1⁴। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 8:1 आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्षैतिज रखी R त्रिज्या की एक नली से होकर जल Q दर से बह रहा है, तो नली के सिरों पर उत्पन्न दाबांतर P है। जब प्रवाह की दर Q है तो दाबांतर P दर का है। यदि नली की त्रिज्या को दुगुना तथा प्रवाह की दर आधी कर दी जाए, मतलब त्रिज्या और प्रवाह की दर चेंज की है उसने, तो Q बराबर होता है पाई P R⁴/8 ईटा L। तो P समानुपाती Q/R⁴ हो गया, बाकी सब चीज सेम रख रखी है। तो हमने क्या काम किया, इसमें प्रवाह की दर को आधा कर दिया और त्रिज्या 2 गुना कर दिया। तो मतलब P पहले था, अब P' मान लेता हूं। प्रवाह की दर आधी हो गई है, तो पहले Q था, अब Q/2 ले लिया, और त्रिज्या दुगुनी कर दी। तो मान लो व्युत्क्रमानुपाती है तो त्रिज्या मान लो पहले R थी, तो अब
2r हो गई है और पावर 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा q से q कैंसिल, ये 2 पर चला जाएगा, 2 की घात 4 और 2 32 16। p डैश इज इक्वल टू p अपॉन 32 ये आ जाएगा।